Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 20th of February 2024. इन एरियाज को कवर किया जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं दे नो वेरी वेल। नए स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, फोकस रहेगा हमारा इंग्लिश ऐसे पर, करंट अफेयर पर, पाकिस्तान अफेयर्स पर, सोशल साइंसेज के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ एरियाज जो हैं, जो कॉमन एरियाज हैं, अगर उनमें से कोई आ जाए डाटा वो हम कवर करेंगे। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी और आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच के ऊपर भी वर्किंग की जाएगी। और ये दो चीजें सारे के सारे कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी एंड स्पेशली फॉर इंग्लिश ऐसे एज वेल एज इंटरव्यू। ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। इस लेक्चर के अंदर मैं करूंगा 1, 2 एंड 3, ये तीन एडिटोरियल्स आपके साथ जो है इनका एनालिसिस किया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। बाकी आपका ये वाला सेक्शन बचा। इन द सेम फैशन इस सेक्शन का भी एनालिसिस करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। ये चार ओपिनियन है जिनको मैं अक्सर मिनी ऐसे बोलता हूं, बल्कि आपके पर्सपेक्टिव में जितना ऐसे की लेंथ होती है उसके हिसाब से तो ये भी एक ऐसे ही होता है। तो ये चार ऐसे आप इनको कह सकते हैं या आप इनको चार टॉपिक्स कह सकते हैं डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर। तो इस लेक्चर को भी इसी तरीके से जिस तरह से हम ओपिनियन के लेक्चर को डिस्कस करेंगे इसी तरीके से इसको भी डिस्कस किया जाएगा। और इसके लिए आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस जो है हमने इसकी वेरी मिनिमम रखी है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बेनिफिट्स हासिल करें। 1000 रखा है फॉर 1 मंथ। तो इसके अंदर हम आपको जो है डेली इसके ओपिनियंस जो हैं उनका एनालिसिस करके शेयर करेंगे। बहरहाल अभी जो लेक्चर है इसका पीडीएफ और टुडे न्यूज़पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तीन इसके अंदर एडिटोरियल्स हैं और तीन ही चैप्टर्स बना दिए जाएंगे और आप जो चैप्टर देखना चाहें अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन फैमिली टीम, कमेंट करके आपने फीडबैक अपना जरूर देना है। एंड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इलेक्शन 2024 जो अभी हुआ है, तो पाकिस्तान में जो अभी 2024 में इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन एक्ट कौन सा इलेक्शन एक्ट है जिसके तहत ये इलेक्शंस करवाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने हमको रिप्लाई देना है कि कौन से इलेक्शन एक्ट के तहत जो है पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन करवाया गया है। सो जी फर्स्ट वन, ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में बात होगी। क्या कहते हैं, बात अभी ये हुई कि आई थिंक सो यस्टरडे ये बात हुई और उसमें ये कहा गया कि जनाब अली पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन करने जा रहा है और ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप ले ले। तो इसके ऊपर डिस्कशन है कि पाकिस्तान जो है, ये ब्रिक्स क्या है, पहले तो आपके साथ ये सारा डिस्कस करूंगा दैट इज व्हाट इज ब्रिक्स, ये है क्या, ठीक है। एंड देन आई मूव फॉरवर्ड और उसके बाद आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को कैसे मेंबरशिप मिल सकती है, कौन है जो पाकिस्तान को मेंबरशिप लेने से वहां पे रोकेगा, हर्डल्स क्या हैं, कौन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान के रास्ते में आसानी पैदा करेगा कि पाकिस्तान जो है ये मेंबरशिप ले ले इस ऑर्गेनाइजेशन की। और मेंबरशिप लेने के क्या बाद को फायदा क्या होगा, पाकिस्तान को कोई बेनिफिट भी है ना लेने का या नहीं। तो ये तीन चार डिमेंशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका जो करंट अफेयर की कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स, आपको इसका पता होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर जो मेन जो चीजें चेंज हो रही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो नई अपडेट्स आ रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। सो फर्स्ट ब्रिक्स, पहले ब्रिक्स की बात करते हैं कि ये क्या है। तो ये एक हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन है जी ब्रिक्स का। जो ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इन्होंने के मिलकर बनाई। और अब जो इसके पास और भी मेंबर्स हैं, इजिप्ट भी इसका मेंबर है, इथियोपिया भी इसका मेंबर है, ईरान भी है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स भी है, यूएई भी इसका मेंबर है। तो पहले ये थे 5, तो फिर ये भी साथ इसके अब ऐड हो चुके हैं। 2019 16 जून को फाउंडेड बनी। और फाउंडर कौन थे, 4 मेन बंदे फाउंडर थे जो इसके पहले 4 हैं। BRIC, ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया।
इन चारों ने मिलकर ये बनाई थी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इसकी नेचर है। उसके बाद इसके साथ जो है नेक्स्ट जो है साउथ अफ्रीका मिल गया, तो साथ में एस लग गया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया 2010 के अंदर। तो फिर ये बन गई, पहले ये ब्रिक थी और फिर ये बन गई ब्रिक्स। ठीक हो गया। और फिर ये जो ग्रुप है बेसिकली ये किस लिए बनाया गया, तो ये बनाया टुगेदर द वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज to challenge the political and economic powers of the wealthier nations of North America and Western Europe। तो ये ग्रुप इसलिए बनाया गया था कि जो दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो है क्या कर सकें, चैलेंज कर सकें जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं दुनिया की, खास तौर पर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज और वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है उनको क्या कर सके, चैलेंज कर सके, यानी कि खुद इकट्ठे होकर ये कुछ कर सकें। तो बेसिकली ये है ब्रिक्स। ठीक हो गया, इसका आपको मैंने बता दिया ये मेन स्ट्रक्चर सारे का सारा। अब आ जाए हल्का सा इसका मैप पे देख लें कि मैप पे कहाँ पे ही है 2020। ये इसके मेंबर्स हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और ब्राजील है। और ये जो है न्यू मेंबर जिसके अंदर ऐड हुए हैं वो ये है, ईरान है, यूएई है, इथियोपिया है और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, ये इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ठीक हो गया, ये न्यू मेंबर्स हैं। और उसके बाद अब कुछ ने जो अप्लाई किया हुआ है मेंबरशिप के लिए, पाकिस्तान ने ये क्योंकि अभी जो है लास्ट ईयर अप्लाई किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा मैप जो है वो आप कह सकते हैं पुराना है, तो या उन्होंने जिन्होंने अपडेट किया उसके अंदर पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया। बहरहाल पाकिस्तान का भी यहाँ पर येलो कलर होना चाहिए था, पाकिस्तान ने भी इसको अप्लाई कर लिया हुआ है। और इसके साथ साथ ये आपके सामने है मुख्तलिफ कंट्रीज जिन्होंने ये येलो कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन्होंने अप्लाई किया हुआ है दैट दे वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स। ठीक हो गया। और ब्रिक्स को अगर हम वैसे ग्लोबल शेयर के अंदर देखें तो ये इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जो है क्या है, जीडीपी कितना चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड 29% जो है इसी से बिलोंग करता है। पॉपुलेशन दुनिया की 46% पॉपुलेशन इस ग्रुप के अंदर आ जाती है। ऑयल प्रोडक्शन 43% दुनिया की आ जाती है। एक्सपोर्ट 25% यही ग्रुप कर रहा है। तो इस तरह से आइडिया होता है कि इस ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, वो दुनिया के अंदर उनकी क्या वैल्यू है। यानी कि आप ये देख लें कि ऑयल प्रोडक्शन 43% जो है इसी ग्रुप के मेंबर्स में से हो रही है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, ईरान है और यूएई है। और ये कहता है कि द एडिशन ऑफ दिस विल मोर देन डबल ब्रिक्स शेयर ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, और बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। तो ये है इसका ग्लोबल लेवल के ऊपर, दुनिया की के ऊपर क्या है, इस ग्रुप का क्या है, पावर है इस ग्रुप की। ठीक है, तो ये होगा इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन ब्रिक्स का। अब आगे आ जाते हैं हमारी मेन बात के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है। तो पाकिस्तान जो इसको ज्वाइन करना चाहता था, करना चाहता है, और इसने पिछले साल जो है अप्लाई किया था। अब यहाँ पर टुडे जो यस्टरडे जो हमारे सामने इंटरव्यू आता है उसके अंदर यही बात डिस्कस होती है कि रशिया जो है ना उसकी सपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? बेनिफिट्स ये होने वाले हैं कि आपके जो फॉरेन रिलेशनशिप्स जो हैं वो दुनिया के साथ डेवलप होंगे, और इसके साथ साथ जब आपकी इकोनॉमीज इंटीग्रेट होंगी, मिल जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि लड़ाई के जो चांसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूं, इंडिया इसके अंदर मौजूद है, आप नहीं है, आप आपस में लड़ते हैं। जब आप भी उसका हिस्सा हो जाएंगे देन मे बी अगर आप लोग जो है प्रोडक्टिव पर्सपेक्टिव में आपके लीडर सोचना शुरू कर दें तो आप भी क्या करेंगे, फिर आपस में ट्रेड बढ़ा देंगे, इकोनॉमी की इंटरडिपेंडेंस आपकी बढ़ जाएगी, और जब आप एक दूसरे से कारोबार करते हैं तो फिर आप लड़ाई नहीं करते। तो ये फायदे हो जाएंगे इसके। तो यहां पर वो कहते हैं कि कुछ जो नई गवर्नमेंट आने वाली है, ब्रिक्स की मेंबरशिप उसको अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर प्रायोरिटी के अंदर रखनी चाहिए। तो यहां तक तो ये हल्का सा हो गया कि पाकिस्तान को थोड़ा सा क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं कि हाइडल्स क्या है, कौन है जो रोक रहा है? इंडिया जनाब। इंडिया आपको ब्रिक्स के अंदर जाने से रोकेगा, कोशिश करेगा कि आप ना आए। क्यों? क्योंकि वो आपका जहर है। हम लोग ड्यू टू कश्मीर इशू, अपनी हिस्ट्री की वजह से और कश्मीर की वजह से, टेररिज्म की वजह से और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, जैसे पानी के हमारे डिस्प्यूट है उनके साथ, तो इन चीज़ों की वजह से हमारा वो एनिमी कंसीडर हम एक दूसरे को करते हैं, एक दूसरे का दुश्मन कंसीडर करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर दुश्मन को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाना चाहता। तो जनाब यहाँ पर फिर ये है कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के अंदर जो फिर क्या होगा, इंडिया जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो जहां पर जनाब आपको हर्डल्स हैं वहां पर आपको सपोर्टर्स भी मिलेंगे। सपोर्टर्स कौन है जी? रशिया आपको सपोर्ट करेगा, चाइना आपको सपोर्ट करेगा, यूएई और ईरान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है इसको, ब्रिक्स को, वो आपको सपोर्ट करेंगे।
ठीक है ना। तो यहां पर आपको इन एरिया से क्या मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी और आपको मेंबरशिप मिलने के चांसेस हैं। और यहां पर एक और चीज भी है कि जब आप ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हिस्सा बनने जा रहे हैं चाइना के ब्लॉक का, रशिया के ब्लॉक का, जो कि एक वेस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट है। अब वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाता है यूएसए और यूरोपियन यूनियन। अब दूसरी तरफ यूएसए है और यूरोपियन यूनियन है, और एक तरफ ये है आपका वेस्टर्न ब्लॉक और ये है आपका ईस्टर्न ब्लॉक दुनिया का। ठीक है, इसमें दुनिया डिवाइडेड है। तो आप जब ये स्टेप लेने जाएंगे तो अल्टीमेटली जो यूएसए है और यूरोपियन यूनियन है वो भी आपसे खुश नहीं होने वाला इस चीज के ऊपर। लेकिन अब आपकी ये जो है क्या है, समझ लें कि डिप्लोमेटिक जो अप्रोच होगी पाकिस्तान की, ये वो होगी कि पाकिस्तान किस तरह से मैनेज करता है ये रिलेशंस। यूएसए और यूरोपियन यूनियन की भी पाकिस्तान को जरूरत है और इसकी भी जरूरत है, और ग्लोबलाइज वर्ल्ड है तो पाकिस्तान को फिर क्या है, एक डिप्लोमेटिक तरीके के साथ चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ब्रिक्स को भी ज्वाइन कर लेता है तो इट इज प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो ये समझ लें कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन और इंडिया ये आपके लिए होल्डर्स बनेंगे और ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये रहा पाकिस्तान के लिए चैलेंज मेंबरशिप को हासिल करने के लिए ब्रिक्स की। अब ब्रिक्स की मेंबरशिप तो आपने लेनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने घर में थोड़ा सा ना चीजों को सही करना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर। वो क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इलेक्शंस हो चुके हैं आपको पता है, और जो सिचुएशन चल रही है हम डेली डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आपको चाहिए, जो कि पहले तो वो हो और उसके बाद फिर वो आगे जो है बाहर दुनिया के साथ क्या करे, बातचीत करने के काबिल हो। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। जैसे हमने कल के ओपिनियन के अंदर डिस्कस किया किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आपको इकोनॉमी के क्राइसिस से निकाल सकती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आपके इकोनॉमी के जो क्राइसिस है उनको और बढ़ा सकती है। तो इन द सेम फैशन आप उसको यहां पे भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आप दुनिया के साथ राब्ता कर सकेंगे, दूसरों के साथ बातें कर सकेंगे, फौरन आप जो अपने अफेयर्स हैं उनको मुनासिब तरीके से रन आउट कर सकेंगे। अगर नहीं है, घर में ही आप वीक हैं, तो बाहर आपने क्या बात करनी है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये करने की जरूरत है, और अल्टीमेटली जब आप ये कर लेंगे और पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स की मेंबरशिप ले लेता है तो इससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी बड़े फायदे होने वाले हैं और डिप्लोमेटिकली भी। जो है आपको जो ग्लोबल साउथ की जो फर्म है, ये ग्लोबल साउथ की फर्म आ जाती है। और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आपको पता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर मैं इसी की एग्जांपल ले दूं कि जो नॉर्थन एरियाज हैं, नॉर्थ वाली साइड है दुनिया की, उसे हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ। यानी कि अगर ये दुनिया का मैप है तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है नॉर्थन पोर्शन, नॉर्थन ग्लोबल नॉर्थ अमीर मुल्क, और नीचे वाला जो है वह है ग्लोबल साउथ गरीब मुल्क। तो ये उनकी एक आप कह सकते हैं ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी बेनिफिट्स होंगे और इकोनॉमिकली भी बेनिफिट्स होंगे, और डिप्लोमेटिकली बेनिफिट्स और इकोनॉमिकली बेनिफिट्स जो है वो आप देख सकते हैं कि इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं इससे, कश्मीर का मसला आपका हल हो सकता है, टेररिज्म की प्रॉब्लम आपकी कम हो सकती है, और इसके अलावा और बड़े बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और अल्टीमेटली रशिया और चाइना जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज है दुनिया की, तो वो भी आपको जो है जैसे सी पैक का हो गया, इस तरह के रशिया के पास ऑयल है, एनर्जी है, गैस है। तो ये आपको फिर चीजें जो है इस पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां पर चाइना जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले भी चाइना की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चाइना ने बनाया है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो यहां से मैंने सोचा हल्का सा आपको ये भी बता दूं, ये भी एक वजह है। बाकी सी पैक भी है, और साउथर्न ब्लॉक भी आपका जो है ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये इस वजह से, ये आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये आपने हल्का सा पढ़ लेना है। ठीक है ना। और ये 2001 के अंदर बनती है, बेजिंग इसका चाइना में हेडक्वार्टर है, इसको आपने ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की इस वजह से ये हेल्प भी करेगा। बाकी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ये हल्का सा और भी बता दूं, जो मेंबर स्टेट्स हैं रेड कलर में आपको नजर आ रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मेंबर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं ये आपको इस कलर में नजर आएंगे, येलो कलर में जो डायलॉग स्टेट्स हैं वो हैं, और इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग में ये आपका ऑरेंज कलर वाले हैं। और ये आप लोगों ने खुद से ही पढ़ लेना है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा भी है। और इसको मैंने सिर्फ इसलिए अटैच किया ताकि आपको आइडिया हो जाए, और पाकिस्तान इसका हिस्सा है, और ये भी एक ईस्टर्न ब्लॉक है। ठीक है। और यहां से ही जो है आगे जो है रशिया जो है जो है वो, और चाइना जो है वो आपकी हेल्प करेगा कि आप लोग ब्रिक्स के अंदर भी शामिल हो जाए।
और ये एक टाइमलाइन है जिसके अंदर 2001 के अंदर इसको बनाया गया, इन 6 कंट्रीज ने बनाया। उसके बाद जो है 2005 में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसको ऑब्जर्वर जो की हैसियत मिल गई। और उसके बाद जो है ये अफगानिस्तान ने जो है ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल किया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया। 2021 में ईरान ने और ये दूसरी कंट्रीज इसको इजिप्ट और कतर और सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन कर लिया है। 2023 के अंदर जो है सऊदी अरेबिया ने टेक स्टेप्स टू ज्वाइन द एससीओ। तो ये चीजें हैं, इसका टाइमलाइन है, ये आप लोगों ने हल्की सी देख लेनी है, पढ़ लेनी है। तो ये क्या है, आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर पाकिस्तान में कोई मेंबरशिप है और इसी मेंबरशिप के भरोसे पर पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर भी मेंबरशिप मिल सकती है। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर इसी डिस्कशन को मैं लेकर जाऊं तो ब्रिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट रहेगी मेंबरशिप इसकी पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में और डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव में। अब ये कैसे होगा? पहले तो जो आपके नेबर्स हैं, सबसे पहले इंडिया के साथ आपके जो है कंफ्लिक्ट हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो हो सकता है आप लोग ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएं, आप वहां पर बैठें, आपको बात करने का मौका मिल जाए, चाइना जो है अपना रोल अदा करे, रशिया अपना रोल अदा करे और आप लोगों की सुलह करवा दे, जिस तरह चाइना ने ईरान की और यमन की जो है हौतीस के साथ जो है ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह करवा दी। ठीक है, तो अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहेगा आपकी जो है ना सुलह हो इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि वो जो है इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है अपने पर्सपेक्टिव के लिए, इस रीजन के अंदर उसको सपोर्ट देना चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो वो तो कभी भी ये नहीं चाहेगा, लेकिन चाइना की जो डिप्लोमेसी है दैट इज डिफरेंट। तो मे बी फ्यूचर के अंदर फिर ये फर्म का आप जब हिस्सा होंगे तो आपको बात करने का मौका मिल सकता है और आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सकती हैं। और फिर चाइना जो है और रशिया भी है, ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया चाइना के साथ सी पैक का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। इस तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। रशिया जो है ऑयल का उसके पास है, गैस उसके पास है, वीट वो आपको भी और दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपको एक मुनासिब रेट्स पर ये भी मिल सकती हैं। ईरान भी वहां पर इनका हिस्सा है, तो ईरान के साथ भी आपकी जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो ये इस तरह से जो है जब आप इन फर्म का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर जो भी बंदे हैं वो आपके साथ जो है वो क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं चीजों के ऊपर। तो आपके लिए बेनिफिट्स जो है आने शुरू हो जाते हैं, नई नई डिमेंशंस खुलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। ओपन द बुक्स कहना क्या चाहता है? बात ये करता है कि इलेक्शंस हो गया पाकिस्तान के अंदर, धांधली भी होगी, जो भी होना तो हो गया, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, चैलेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और भी हमारे सामने आया है जो कहता है कि भाई इलेक्शंस जो है वो सही नहीं हुए। और वो कौन है? वो जो है जनाबी अली ऑडिट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए दो बॉडीज हमारे सामने आई हैं जो आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही हैं, उसको कह रही हैं कि तुम इलेक्शन के जो ऑडिट करवाओ। अब वो दो बॉडीज पाकिस्तान की ही हैं, बाहर से नहीं आई। एक तो है जो प्रोमिनेंट इलेक्शन मॉनिटरिंग बॉडीज है, उसका क्या है, उसका नाम है जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, एक बॉडी ये है। दूसरी आपकी ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान की, वो कौन सी है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों बॉडीज जो हैं, द फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों बॉडीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रही है कि आप जो इमीडिएट एक्शन है वो लें और जो कंप्लेंट्स आपको आई हैं इलीगैलिटीज के खिलाफ, और जो उनको आप क्या करें इन द कंपाइलेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, जो आपने इलेक्शन का रिजल्ट बनाया है तो उसके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आ रही हैं धांधली की या जिस तरह से भी, उनके ऊपर आप क्या करें, इमीडिएट एक्शन लें और प्रॉब्लम को हल करें। अब ये दोनों बॉडीज कह रही हैं। ठीक हो गया जी, यही इसके अंदर डिस्कशन थी। पाकिस्तान में वो कहता है वैसे तो एक रिवाज बना हुआ है कि जो भी बंदा, जो भी कैंडिडेट जो है इलेक्शन हार जाता है ना, वो फौरन ये कहना शुरू कर देता है कि जनाब धांधली हुई है वरना मैंने तो हारना ही नहीं था, और वो अपनी जो हार है ना उसको तस्लीम ही नहीं करता। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है और ये कभी नहीं बदलेगी। कहता ये तो ठीक है, लेकिन कहता इस दफा थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो चेंज हो गया है। इस दफा ये हुआ है कि जो इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स है ना, कैंडिडेट्स की कहता हम बात नहीं करते, वो तो यही कहते हैं, लेकिन जो इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स है ना वो भी यही कह रहे हैं। जैसे कहता वो जो दो बॉडीज का पिछली स्लाइड के अंदर मैंने जिक्र किया, वो इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स हैं, उनसे कोई जीते कोई हारे उनको नहीं फर्क पड़ता। ठीक है ना, तो वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो रिजल्ट तैयार किए हैं वो ठीक नहीं तैयार किए, तो लिहाजा आप इनको क्या करें, एवेल्युएट करें, जो जो कंप्लेंट्स हैं लोगों की उनको सॉर्ट आउट करें। तो खराबी कहाँ पे आई है? खराबी यहाँ पे आई है कि जो फॉर्म 47 का जो रिजल्ट था ना वो फॉर्म 45 के साथ मैच नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है। अब फॉर्म 47 का जो रिजल्ट है वो करता है तैयार रिटर्निंग ऑफिसर, और फॉर्म 45 का रिजल्ट तैयार करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रिजल्ट तैयार करता है ये पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट होता है, किसी एक पोलिंग स्टेशन का।
ठीक है। और ये वाला जो रिजल्ट है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को उसी वक्त दे दिया जाता है और बाद में यही फॉर्म 45 आरओ के ऑफिस में जमा करवाया जाता है और आरओ फिर उस पूरी की पूरे हलके का क्या करता है, हो सकता है वहां पर 100 पोलिंग स्टेशन हो तो इन 100 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर से 145 फॉर्म लेकर फिर एक फॉर्म 47 तैयार करता है और फाइनल रिजल्ट देता है। तो यहां पर तो लोग जीत रहे थे लेकिन यहां पर जाकर हार गए तो लोगों ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। तो कहता है कि इलेक्शन कमीशन को यही कहा गया कि भाई इस चीज को आप लोग क्या करें, रिकंसिडर करें। और फिर उसके बाद उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी टाइम है कि वो जो रिजल्ट्स है ना उसके पास ये पावर्स भी हैं कि जो रिजल्ट उसने दिया है उसको वो जज भी कर सकता है और विद इन 60 डेज का उसके पास टाइम है कि वो इलेक्शन का जो रिजल्ट उसने दिया है जो वहां पर अगर कंप्लेंट्स आई हैं तो वो क्या कर सकता है, उसको रीइवैल्यूएट कर सकता है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अगर चाहे तो हार को जीत में, यानी कि अगर जो समझता है कि धांधली हुई है, जो हारने वाला है वो उसके वोट्स ज्यादा हैं, वो जीत गया है, तो वो उसका नाम जो है पाकिस्तान का जो ऑफिशियल गजट है उसके अंदर डाल सकता है। विद इन 60 डेज का इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी टाइम है। तो ये बातें वो है करता है और इसके अंदर मेन बात ये रही है कि आपके जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई आप लोग फोकस करें। और ये आपकी टुडे पिक्चर है, ये भी इसी पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो आपके मुल्क में ट्विटर हिसाब है उसके ऊपर जरा सा थोड़ा सा बंदिश की हुई है क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है ये रिग्ड का, लोग जो है इसको शेयर कर रहे हैं, धांधली होगी, इलेक्शन नहीं सही हुआ। तो ट्विटर को पकड़ के जहां पर ज्यादा शेयरिंग की जा रही है इसको थोड़ा सा एक दो दिनों के लिए उसको स्लो डाउन कर दिया, सस्पेंशन इसकी हो गई है, इसकी सर्विसेज जो है उसको पीटीए ने थोड़ा सा कंट्रोल में कर लिया। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर हुआ है ये भी। इसका जो है ओपिनियन एडिटोरियल के साथ वैसे ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली तो ज़ाहिर है उसी का ही ये हिस्सा है बात का। पेपर में पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी आपका मेन टॉपिक रहेगा, इलेक्शंस बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने एक और चीज आती है, इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स। तो ये जो इम्पार्शियल ऑब्जर्वर का रोल है ना डेमोक्रेसी के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स जो हैं जितने ज्यादा होंगे, जितने क्वालिटी वाले होंगे, तो अल्टीमेटली उस मुल्क की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होगी। तो आप पर यहाँ डेमोक्रेसी के टॉपिक में जब लिखते हैं तो आप इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स का रोल भी ऐड कर सकते हैं। नमूनिया मैनस, मैनस मीन्स के लिए होता है थ्रेट, डेंजरस, खतरा, ठीक है ना। तो नमूनिया का जनाब यदि हेल्थ का बीमारी की बात करते हैं, ये है जी नमूनिया। इसमें बताता है कि क्या सूरत हाल है। तो बताता है कि आपको पता है ये लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, जब लोगों को खांसी आनी शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं उसको क्या हुआ, ठंड लग गई जी, निमोनिया होगा। ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से आपको हो सकता है। ये क्या है, इन्फेक्शन है आपके लंग्स का। तो इसके बारे में वो बताता है कि पाकिस्तान जो है ना, इस पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब के अंदर जो केसेस हैं बहुत स्पीड से बढ़े हैं। कल 622 केसेस हैं 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब के अंदर क्या हो गए हैं, रजिस्टर हो गए हैं, जिसके अंदर 13 जो मैनर्स थे उनकी डेथ हो गई है, छोटे बच्चों की। इसी तरह कहता है पिछले महीने तकरीबन 18,000 केसेस रजिस्टर हुए थे ईस्टर्न पंजाब के अंदर। और ये जब से ये महीना साल शुरू हुआ जनवरी 1 से तकरीबन 400 जो है डेथ हो चुकी हैं। और ये सूरत हाल है इसकी नमूनिया की कि कितनी तेजी से ये लोगों को इफेक्ट कर रहा है। और जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कर रही है, जैसे स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा देती है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड स्कूल वेकेशन, शॉर्ट क्लासों का शेड्यूल छोटा कर देती है, कहती है फेस मास्क पहन लो, इस तरह के काम कर रही है। तो कहते हैं इस तरह से काम नहीं चलने वाला, आपको जो है सीरियस एक्शंस लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको लार्ज स्केल के ऊपर जो है इम्यूनाइजेशन कंपेन करनी पड़ेगी चिल्ड्रंस के लिए और बूढ़े लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, ठीक है, लागे लोगों की क्या है वैक्सीनेशन वगैरह हो सके। आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे कॉस्ट फ्री मास्क, मेडिसन और सैनिटाइजर्स, ये आप सारी चीजें जो है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करें। और इसके अलावा न्यूट्रिशन जो और पोर्टेबल वाटर है उसको आप इंश्योर करें कि साफ हो, अच्छी ग़िज़ाइयत वाली लोग खुराक खाएं। और साथ साथ जो आप जो है एडवोकेट करें हाइजीन एंड वेंटिलेशन इन लो इनकम एरियाज, वो वाले एरिया जो वेंटिलेशन का निज़ाम जो है, हवा का जो निज़ाम है वो भी बेहतर होना चाहिए। तो ये इस तरह के कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है, छोटे छोटे स्टेप लेकर आप जो है इस तरह की बीमारियों को काउंटर नहीं कर सकते। पेपर पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो आपका हेल्थ का इशू है जो कि आपका एक सोशल इशू है, उसके ऊपर उसने बात की कि पाकिस्तान के अंदर करंटली पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है, तो इसके ऊपर जो है क्या मेजर्स लेने चाहिए वो उसने आपके साथ डिस्कस किया। तो यही था जी इंशाल्लाह जो आपका 2 डे एडिटोरियल्स वाला लेक्चर था उसके अंदर यही चीजें थी। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह अगर जिंदगी रह गई तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।